बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पख्तूनख्वा टाइम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। नाजरीन, 3 मार्च से शुरू होने वाला सेनेट इंतखाबात का मरहला बिलाखिर मुकम्मल हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए इंतखाब हुआ, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद की उम्मीदवार सादिक संजरानी साहब एक मरतबा फिर से सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, जबकि डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पे भी हुकूमती इत्तेहाद की ही उम्मीदवार जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब ने कामयाबी हासिल की है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले तकरीबन 10 दिनों में जब से इस इंतखाबात का मरहला शुरू हुआ था, तो मुल्क में काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में आई। सियासी जो दर्जा हरारत वो कभी ऊपर कभी नीचे। अब भी उसमें जो है ना, ये है कि ये मरहला तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी अपोजिशन ने जो है ना, ये जो इंतखाब है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए, इनको मुस्तरद किया है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे। तो जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अगर वोटों का तनासुब देखा जाए, तो सादिक संजरानी साहब ने जो है वो 48 वोट हासिल किए और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 42 वोट हासिल किए। जबकि डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पे जो हुकूमती इत्तेहाद की उम्मीदवार थे जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब, उन्होंने 54 वोट हासिल किए और अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने 44 वोट हासिल किए। तो गिलानी साहब के तकरीबन 8 वोट जो है वो मुस्तरद हुए। उस पे ऑपोजिशन ने काफ़ी ववेला मचाया हुआ है और उसको नहीं मान रहे हैं कि ये जो बैलेट में नज़र आ रहा है तो वो वोट सही उनको पड़े हैं। तो इसके अलावा इस इलेक्शन में इससे पहले भी जो है ना, वो अपोजिशन के कुछ उनके रिजर्वेशन भी रहे हैं कि जो हमारे यानी वोटर्स थे उनको टेलीफोन किए गए, उनको डराया धमकाया गया। काफ़ी जो है ना वो पोलराइजेशन जारी रही है। मतलब तो आज के प्रोग्राम में हम ये सारा सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब, डिप्टी चेयरमैन, इस पर भी बात करेंगे और वो जो अपोजिशन के रिजर्वेशन है इस इलेक्शन के हवाले से कि इसका अब क्या ये मुतनाज़ा हो गया है, दोबारा से इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है, तो इस पर भी बात करेंगे। आज मैंने अपने प्रोग्राम में 2 मेहमानों को दावत दी है। जनाब नवाज़ खान शांगला साहब PTI के सूबाई उम्मीदवार, सूबाई रहनुमा है, ज़िला शांगला से ताल्लुक़ है। शांगला से इन्होंने कौमी असम्बली का इंतखाब भी लड़ा है। मेरे दूसरे मेहमान जनाब तारिक आफाक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, समा TV के पेशावर में ब्यूरो चीफ़ हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। तारिक साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। जैसे कि मैंने कहा भी कि अपोजिशन जो है वो इस इंतखाबात को नहीं मान रही है, उन्होंने बिल्कुल ऐलान किया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। पहले तो ये बताएं कि जो नंबर गेम अगर हम देखें तो नंबर्स में तो अपोजिशन जो है उनकी तादाद ज़्यादा थी और हुकूमत जो है ना उनसे तकरीबन कोई 6-7 वोटों का फ़र्क था। तो ये कैसे हुकूमत कैसे जीत गई? देखें रिफ़त साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो ना, ये हमारी जो कल का इलेक्शन हुआ, तो मेरी नज़र में जो ना ये हमारी सियासी और पार्लिमानी तारीख़ जो ना उसके एक और सियाबाब उसका इजाफ़ा हुआ। और जहाँ पे अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया और अक़लियत को जो ना अक्सरियत दिलवाई गई, तो ये तमाम चीज़ें जो ना वही क़ुव्वतें करती हैं जो हमें नज़र नहीं आती। और फिर उन क़ुव्वतों का जो ना फिर ये कहना कि हमें जो ना सियासत में घसीटा ना जाए, तो अगर उनको सियासत में नहीं भी घसीटा जाता और उनका ये फिर ये गिला होता है कि हमें जो ना सियासी मामलात में हमारे इन्वॉल्व ना किया जाए जी। तो अब उन ही क़ुव्वतों से अब ये पूछना चाहिए कि अब कौन से अवामिल थे कि उनकी वजह से अक्सरियत जो ना अक़लियत में बदल गई और अक़लियत का जो उम्मीदवार था वो अक्सरियत में आके वो जीत भी गया और वो सेनेट का चेयरमैन भी मुंतखब हो गया था। फिर आपने देखा कि उसमें 7 का अदद जो था उसने बड़े कलीदी किरदार अदा किया। बिल्कुल। चेयरमैन के इंतखाब में जो ना 60 वोट मुस्तरद होते हैं। डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में जो ना जो अपोजिशन के 7 वोट हैं वो चले जाते हैं हुकूमती उम्मीदवार मिर्ज़ा आफरीदी के तरफ, और वो 44 की बजाय जो ना 44 के मुकाबले में वो 54 वोट लेके कामयाब हो जाता है। जी बिल्कुल। तो जो अपोजिशन की अपनी तादाद थी वो 51 थी और हुकूमत की जो ना 47 थी, 47 थी। अब इससे हम अंदाज़ा कर ले कि अपोजिशन के 7 वोट अगर चेयरमैन के मामले में वोट मुस्तरद होते हैं तो वही वोट डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में वो जाके हुकूमती उम्मीदवार को पड़ जाते हैं। तो ये जो उसका जो बड़ा खूबसूरत शेर है कि खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे।
तो ये करिश्मा साजी जो है ये कहाँ से हो रही थी? सही। ये करिश्मा साजी अमूमन हमारी उन कुव्वतों जो खुफिया होती हैं, नज़र नहीं आती, उनसे मंसूब की जाती है। और अब भी जो ना, अब भी जब बात आएगी तो उन्हीं कुव्वतों पर आएगी। और इलेक्शन से एक दिन पहले जो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट था वीडियो, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि मरियम को धमकियाँ दी जा रही हैं, फिर नून लीग का ये वाला स्टांस कि हमारे लोगों को जो ना फ़ोन किए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो अब इस बात से जो ना मेरे ख्याल से इन कुव्वतों के पास ये अच्छा मौका था कि सेनेट के इलेक्शन में जो ना वो बिल्कुल लाताल्लुक़ रहकर वो ये साबित कर लेती कि जो कुछ हम कह रहे हैं उस पर हम अमल भी कर रहे हैं। और ये तमाम दींगा मुश्ती जो ना ये छोड़ देते सियासी कुव्वतों को। उसमें जो ना PTI को उम्मीदवार जीत के आता या अपोजिशन को उम्मीदवार जीत के आता, एक सियासी दंगल होता, उसमें जो ना जीत के आ जाता। कम से कम ये वाली चीज़ें ना होती कि इल्ज़ामात का अब एक और तूफ़ान उठेगा, आप अपोजिशन जमातों की तरफ से भी जो ना इल्ज़ामात लगेंगे और ये कहा जाएगा कि वही कुव्वतें इसके पस पर्दा हमारे लोगों को तोड़ा गया, हमारे वो लोगों के वोट जो ना। अच्छा, इलेक्शन से पहले फिर आपने देख लिया था कि खुफिया कैमरों का जो मसला आ गया था। अब खुफिया कैमरे जो ना देखें, जिस तरह कौमी असम्बली में स्पीकर का कस्टोडियन होता है, इसी तरह सेनेट में जो चेयरमैन होता है तो वो चेयरमैन उसका निगहबान होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो ना अब मेरे घर के अंदर जो ना बॉक्स के अंदर कैमरे निकल आए हैं, देखिए आप अंदाजा करें। और जो हुकूमत है उन्होंने ऑपोजिशन पे इल्जाम लगाया है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि अब मेरे घर के अंदर जो ना कोई नकब लगा के आएगा तो इसका सारे इल्ज़ाम जो ना, उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे आएगी। ये नहीं होगा कि उसकी ज़िम्मेदारी का जो ना इल्ज़ाम किसी और पे के सर पे थोपा जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो ना नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर हम अपने आप को जो ना एक जमहूरी मुल्क तस्वर करते हैं, फिर हम यहाँ पे जो ना सियासी रिवायत की, सियासी इक़्तिदार की हम बात करते रहते हैं, तो मेरे ख़्याल से फिर जो ना अभी एक मौका है। और वो मौका यही है कि आप तमाम सियासी क़ुव्वतें, और ये हुकूमत पे सबसे ज़्यादा भारी जिम्मेदारी आएगी कि वो तमाम सियासी क़ुव्वतें, खान साहब को भी जो ना, वज़ीर-ए-आज़म को भी अब चोर का ये बयानिया जो ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चोर का बयानिया जो ना ये अवाम का बयानिया नहीं है। सेनेट का इलेक्शन जब हुआ तो गिलानी साहब जब वहाँ से जीते हैं तो उसके बाद एक ऐसा तासुर उभरा कि शायद जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदार हो गई है। आपने जिस तरह इशारा किया कि अब देखें ये कैसा हुआ। अच्छा, ये जो गिलानी साहब के चेयरमैन सेनेट के लिए जो उसके 8 वोट मुस्तरद हुए हैं, तो ये भी बड़ा यानी मानीखेज बात है कि वो उसके नाम के ऊपर जो है ना स्टैंप लगाए गए हैं। तो क्या हमारे सेनेटर्स को वोट डालना नहीं आता, या ये जो एक तरीका ढूंढा गया है? देखिए रिफत साहब, इसमें जो ना दो चीज़ें जो जहाँ तक जो ना मैं समझाऊँ, एक तो बैलेट पोलिंग से पहले जो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन जारी की थी, हिदायतनामा जो जारी किया था, उस हिदायतनामे की पहली शिक अगर आप देख लें तो उसमें ये लिखा हुआ था कि उम्मीदवार वाले खाने पर मोहर लगाएं जी, ठीक है। तो अब उन लोगों ने उम्मीदवार वाले खाने पर भी स्टैंप लगा लिए थे, मोहर लगा ली थी। अब तो इस बात का तयन इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेगा या जाके सुप्रीम कोर्ट करेगी कि ये वोट जो ना मुस्तरद हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पे नाम के ऊपर जो ना स्टैंप लगी हुई है। तो जब नाम के ऊपर स्टैंप लगी हुई है तो इसका मतलब है कि ये वोट मुस्तरद हो गया कि या नहीं हुआ, क्योंकि जनरल इलेक्शन तो है नहीं जी। कि जिसमें जो ना आपके पास एक इंतखाबी निशान और उस इंतखाबी निशान के ऊपर आपने जो ना टप्पा लगाने। तो ये तो इसमें चूँकि इंतखाबी निशान होता नहीं है, तो फिर जो खाना होता है उसी खाने के अंदर आपने जो ना उम्मीदवार के नाम पर या उम्मीदवार के नाम के करीब आपने जहाँ पर भी मोहर लगाई, इसका मतलब है अगर आपने उम्मीदवार के नाम के ऊपर भी जो ना मोहर लगा ली तो इसका मतलब ये कि आपने वोट उसी को दिया है ना। जी। उस मोहर लगाने से तो यही तासुर बढ़ता है ना कि आपने उस बंदे को वोट दिया। अब ये तो एक आईनी नुक्ता है जिसका तयन जो ना सुप्रीम कोर्ट ही करेगी या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके जो ना अगर अपोजिशन चली जाती तो फिर उस बात का तयन हो जाएगा कि ये वाकई ये वोट मुस्तरद होते हैं या नहीं होते। लेकिन उससे अहम चीज़ देखें, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में तो 7 वोट मुस्तरद हुए थे ना जी। लेकिन डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में तो कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ था। बिल्कुल। और जब नहीं हुआ था तो वो 7 के 7 वोट जो ना फिर उसका फ़ायदा पहुंचा हुकूमती उम्मीदवार को। तो अब इस बात का तयन होना चाहिए कि वो 7 वोट जो है ना वो कौन थे। बिल्कुल। और सीक्रेट बैलेट में जो ना फिर इस बात का तयन ही नहीं हो सकता। मैं अब नवाज खान की तरफ आऊँगा। नवाज साहब, जैसे तारिक साहब ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उठाए, आपके लिए बड़ा टफ टाइम है। तो पहले तो ये बताएं कि शेख रशीद साहब ने बिल्कुल अलल-ऐलान ये बात की है, मीडिया के ऊपर भी आया है कि सादिक संजरानी साहब जो है वो रियासत की उम्मीदवार हैं।
तो ये पीटीआई के उम्मीदवार थे या ये रियासत के उम्मीदवार थे, और ये रियासत कब से मुल्क में एक सियासी जमात बन गई है? कोई है सियासी जमात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया जी। देखें, आई विल बी वेरी स्ट्रेट, ठीक है जी। बात यह है कि एक तो ये एक प्रोसेस है जमहूरी मुल्क में, जमहूरी रियासत में एक प्रोसेस है। इलेक्शन जीतना हारना एक और चीज़ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ बहैसियत एक पढ़ा लिखा सियासी तालिब इल्म कि हमारी ये तो एक प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस जिसकी जीत हुई है कि एक प्रोसेस हो गया है। लेकिन एक रियासत जो है बहैसियत प्रोसेस मुल्क, कैसे हुआ वो आपने देखा? कितना दागदार हुआ? देखिए जी, मैं आ रहा हूँ जी, ये कई दिनों से पूरे दुनिया में हमारी जगह हंसाई हो रही है। मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ जी। देखें, बात यह है कि इस मुल्क की अब इससे आगे हमने जाना है कि लेट्स सपोज हमारी गवर्नमेंट आ गई, हमारी अपर हाउस में भी हमारे जीत हो गई, लेकिन असल जीत हमारी ये नहीं है। असल जीत इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की ये नहीं है कि हमारी जो है वो हुक्मरानी चल रही है। हमारी जीत तब होगी जब हम पाकिस्तान को उन मसाइल से बाहर निकालेंगे जिस बयानिए पे हम इस मुल्क में इक़्तिदार करने आए थे कि हमने इस मुल्क को कर्ज़ों से निकालना है, इस मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इसमें करप्शन को का खात्मा करना है। और इन सारी चीज़ों की जो बुनियाद है, जिसका खान साहब बार बार 23 साल से जिक्र करते रहे कि जब तक आपका इलेक्टोरल सिस्टम ठीक नहीं होगा, फेयर फ्री इलेक्शन नहीं होंगे, इसी तरह इन चोरों ने आना है, चाहे वो कोई भी हो सकता है चोर, जिसने करप्शन करनी है उसने आके करप्शन से लोगों को ख़रीदना है। देखें, बात यह है कि 10 साल इन्होंने हुक्मरानी की, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जिक्र किया कि हमने ओपन बैलेटिंग करनी है। आज ये चीख क्यों रहे हैं? ये जो कुछ हो रहा है ये तो उनके अपने बयानी की वजह से हो रहा है कि उन्होंने अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर वो नहीं किया। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी वो चैलेंज करेंगे, उनका हक है। मैं आपको तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी की तरफ से ये कह दूँ कि हमने कोई जुडिशरी या इदारों को चैलेंज नहीं करना। अगर जुडिशरी जो भी फैसला तो कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आपने? अभी जो है ना इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, देखिए जी, मैं आप उसमें चले गए हैं। आप लोग जो है ना ये ओपन बैलेटिंग के हवाले से ये कोई तरीका ही नहीं था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट को आप क्यों जा रहे हैं? ये तो पार्लियामेंट का काम है, आप उधर भी चले गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये रियासत के उम्मीदवार थे, देखें, मैं जिस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिस तरफ मैं लेके जाना चाह रहा हूँ आपको, देखें, अगर हमारी गिल्ट होती, अंदर हमारी कोई बात होती, तो हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए ओपन बैलेटिंग का जिक्र ही ना करते। ठीक है जी, इसका मतलब हम फेयर थे। लेकिन मैं अभी चेयरमैन से लेकिन आप लोगों ने नहीं कहा। देखिए, इन्होंने 7 वोट्स का जिक्र किया। मैं अपना जो तजिया है मेरा ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बंदूक रख रही थी पीडीएम के ऊपर, और मुस्लिम लीग को ये पता था कि ये तो आ रहे हैं ऊपर हमें यूज़ करके। इसी तरह मौलाना साहब जो हैं वो भी, उनको भी अपनी जगह मिल जाएगी। सो इनके दरमियान आपस में जो कशमकश चल रही थी, उन्होंने आपस में ही एक दूसरे की इस प्लानिंग को कि जनाब हमारा बयानिया कुछ और था कि हमने री इलेक्शन करवाने हैं, हमने धरने देने हैं, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। और जरदारी साहब और मौलाना साहब जो हैं उन्होंने सीट की खातिर जो है वो पूरे 11 पार्टियों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। ठीक है। अब बात ये कि कुव्वतों की जहाँ तक इन्होंने बात की, देखें, हम पॉलिटिशियंस हैं, हमें अगर लेट सपोज कुव्वतें हैं, तो अगर मुल्क का जो इस वक्त हाल है उसमें तो हम कोई भी खुश नहीं है कि जिस तरीके से मुल्क का ये हाल है। कोई इदारा, कोई प्रॉफिटेबल इदारा नहीं है। तो अगर जिस तरफ तारिक भाई जो है वो इशारा कर रहे हैं कुव्वतों की तरफ, तो बड़ी अच्छी बात है कि जिन लोगों ने, इन्हीं लोगों ने इस मुल्क को लूटा, इन्हीं लोगों ने इदारे तबाह किए। हम तीनों बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन हैं, हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। कोई हमें से ये कह सकते हैं कि कोई एक इदारा इन्होंने ठीक किया? मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूं कि ये आप लोगों के वो गिलानी साहब वाले छोड़ें, ये जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब और मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब का डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन हुआ, उसमें आप लोगों के 10 वोट जो है वो 10 नहीं बल्कि इनकी तो तकरीबन 15 वोट आप लोगों के ज़्यादा हुए हैं। ये कैसे हो गए हैं? देखें, मैंने आपको इसीलिए बताया कि देखिए, बात यह है कि पीडीएम के अंदर जो है ये एक उस जगह पे है जहाँ पे इन्होंने अपनी चोरी बचानी है, जहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ लेन देन करना है, बेनिफिट उठाना है। वहाँ पे एक दूसरे को ये ज़रूर इसी तरह हर्डल्स बना के एक दूसरे को ख़राब करेंगे। असल में बात यह है, देखिए, मैं फिर वही बात बताऊंगा कि अगर हम कहें कि जी गिलानी साहब एक कैंडिडेट खड़ा था जिसके ऊपर पूरी दुनिया में हमें शर्म से सर झुकाना पड़ा, वो हार का किस्सा तो आज तक हमें पता है। फिर गिलानी वो साहब हैं जिनके बेटे ने एक्सेप्ट किया, वो वीडियो भी एक्सेप्ट की कि जनाब बिल्कुल मैं इसमें इन्वॉल्व था। तो क्या बहैसियत कौम हमारे अखलाकियात इस हद तक गिर चुके हैं कि हम ये कहें कि जी गिलानी जो है
वो जीते, क्योंकि उसकी वो हमारा तहकीकात जरूर होनी चाहिए। मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद आते हैं दोबारा, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, तो यहाँ से जो है ना बात जारी रखेंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। तारिक साहब, जैसे ब्रेक से पहले नवाज खान बता रहे थे कि जैसे गिलानी साहब के बेटे ने जो है ना कोशिश की कि वोट खरीदें। अभी ये जो सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हुआ, तो उसमें भी काफ़ी सारे जो है ना वो ऐसे फ्लाज है, क्या उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए? देखिए रिफात साहब, मैं आपके सवाल से पहले जो ना एक दो चीज़ें जो अभी नवाज साहब ने बताई थी, एक तो ये कि उन्होंने जो ना यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियो का हवाला दिया, और इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि ये दोनों जो इससे पहले जो हुकूमतें रही चुकी थी इक़्तिदार में, उन्होंने इदारों को तबाह किया। तो क्या पीटीआई जो ना इदारों की तबाही के लिए उसने काम नहीं किया? ठीक है, जब चेयरमैन नेब बार बार कहने के बावजूद भी चेयरमैन नेब ने कह दिया कि आई विल गो बाय द बुक जी, ठीक है ना, तो अचानक उसकी वीडियो आ गई, और उसकी वीडियो आने के बाद फिर आपने देख लिया था कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो ना धड़ाधड़ केस खुलना शुरू हो गए थे, और हुकूमत का जो ना जो भी बंदा तालीम खान आ गया था बच के, जो ना आज भी वो वज़ीर बना हुआ है। यहाँ पे जो ना आपके बड़े स्कैंडल्स फंसे हुए हैं, मालूम जब आपका फंसे हुए हैं, बिल्कुल, उसमें चीफ मिनिस्टर का नाम है, ठीक है ना, बिल्कुल वो फंसे हुए हैं, जितने उस पर जो ना कोई पेशरफ नहीं हो रही है। ठीक है, तो इदारों को तो ये भी सबूताज कर रहे हैं कि एक वीडियो पे जो ना एक चेयरमैन, और मैं कह रहा हूँ कि लानत हो, ये अल्फाज जो ना बड़े सख्त है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी चेयरमैनशिप से तो बेहतर यही था कि एक बंदा जो ना अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके चला जाता, बिल्कुल, लेकिन ब्लैकमेलिंग की सियासत में ना आता और ब्लैकमेलिंग की प्रैक्टिस में ना आता। फिर आपने ये देख लिया कि अभी ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने इदारों को तबाह किया। सेनेट इलेक्शन में जब रिज़ल्ट आ गया था यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में, खान साहब ने सबसे पहले जो ना अपने तोपों का रुख कर लिया था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। बिल्कुल, ठीक है, और भाई इसमें इलेक्शन कमीशन का कसूर ही क्या था? बिल्कुल, आपके पास जो ना पार्लियामेंट आपका फोरम था, आप पार्लियामेंट में आ जाते सुप्रीम कोर्ट की बजाय। तमाम जो ना ये सियासी महाज़ाराए और ये चोर चोर का ये जो आपने बयानिया शुरू किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के अवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला चोर नहीं है, ना चोर बाजारी है जो जिन लोगों ने पैसे हड़प करके हैं, ये भी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम का इस वक्त जो ना सबसे बड़ा मसला वो है महंगाई में कमी, गुर्बत है, बिल्कुल, गुर्बत, उसमें कमी। मेरे बच्चों को जो ना अगर 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, ठीक है यार, मैं ऐसी दौलत पे और ऐसे बयाने पे क्या करूं जिसका तस्करा और है यार 1.5 साल से, और एक पाई जो ना पाकिस्तान नहीं आ रही है। ये ऐसी जो है ना, अच्छा, बिल्कुल, फिर उन्होंने जो ना प्रेशराइज करने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन को, रेफरेंस अच्छा भेजा, रेफरेंस, अच्छा फिर उन्होंने कहा कि जी उनके बेटे की वीडियो आ गई थी, तो आपकी संजरानी की वीडियो भी आ गई थी, परसों खुद कह रहा था, बिल्कुल, हालांकि वो कह रहे कि 2018 की वीडियो है, लेकिन उसी वीडियो में तो वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं ना कि मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे अचानक कॉल आ गई थी कि जी आपको जो है चेयरमैन, वो जो सुल्तान मोहम्मद खान साहब की वीडियो आई, उनको निकाला गया मिनिस्ट्री से। अभी फिर जब सेनेट का इलेक्शन था तो वो चीफ मिनिस्टर चले वो तो देखें वो तो एक इंडिविजुअल मिठाइयां खिला रहे हैं। मैं देखें वो तो एक इंडिविजुअल केस हो गया तजादात का ना। समंदर है PTI। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तो नवाज साहब ने जिन बातों का तस्करा किया, बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ कि पिछली जो हुकूमतें थी, मैं कोई उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, उनमें जो ना खामियां होंगी, चोर भी होंगे, करप्ट भी होंगे, इदारों को भी तबाह किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस हुकूमत ने भी, इसके तरीक़ेकार में भी, इनके वतीरे में भी, इनके तर्जअमल में भी कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, इदारों की तबाही ये भी चाहते हैं, इदारों की तबाही उन्होंने भी की। बिल्कुल, अब मुझे ये बता दें कि ये जो कह रहे थे कि सेनेट में पैसे का इस्तेमाल, अब 7 वोट जब इनको डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में मिले, तो ये 7 वोट उनको कैसे मिले? 10 नहीं, ठीक है, 7 वोट मिले, तो 7 वोट उनको कैसे मिल गए? ये जो ना कोई किसी का करिश्मा था, अल्लाह ताला का करम था, टेम्पटेशन थी, दोस्त दांधली थी, किन तरीके से उन 7 लोगों को जो अपोजिशन के लोग थे उनसे वोट दिलवाए गए, और वो दिलवा के
उनको ढिलवा भी गए, बिल्कुल ऐसा ही था। डिप्टी चेयरमैन को। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें फिर जब ये इस किस्म की बातें होंगे, जब इस किस्म के काम होंगे, तो फिर तो अपोजिशन की तरफ से भी और फिर आवाम की तरफ से भी सोशल मीडिया पे आप देख लेंगे कि एक तूफ़ानी बदतमीज़ी बर्पा होगा, और उसमें जो है फिर इदारे भी आएंगे, उसमें हुकूमत भी आएगी, और फिर आवाम की तनकीद का रुख जो है वो इन इदारों की तरफ होगा। नवाज और खान, ये जो आप हाई मोरल ग्राउंड की बात करते हैं, खान साहब भी करते हैं, पहले तो ये बताएं कि जो गिलानी साहब के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, खुद खान साहब ने कहा कि 16 लोग बिके हैं उनकी पीटीआई के, तो वही 16 लोग जो है ना, अब उन्हीं से खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। वही लोग अभी तक जो है पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कौन सा हाई मोरल ग्राउंड है? देखिए बात ये है कि इसका कोई कंक्रीट जवाब दें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें ये जो सारा मसला खड़ा है ना, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं और हर टेलीविज़न टॉक शोज़ में लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आज क्यों हो रहा है कि अगर ये खान साहब के जो बात थी कि जी ओपन एंड फ्री एंड फेयर तब होगा जब ओपन होगा सब कुछ, तो इन बातों की जिक्र यानी ये चीज़ें आती ही ना। देखिए जी बात क्या है, बात यह है कि हम लोग इसलिए खुश नहीं है कि खान साहब जो है, उसके लिए तो एक पार्लियामेंट के अब तरीका मौजूद है ना। अब आप वो देखिए, आइन में नहीं है, देखिए, तो आप आइन आपके पास जब ये आएगा तो तब बात करें ना। अब आइन में आप कैसे तब्दीली नहीं, तो ये तो गैर आइनी काम हुआ अगर आप जो है ना वो आइन के अगेंस्ट जाएंगे। देखिए मैं आपको ये बताऊं, हम इसलिए खुश नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं या जो हम फॉलोवर्स हैं खान साहब के, कि जी खान साहब आएँ, वो इख्तिदार पे बैठे, मज़े उठाएं, उनके बच्चे और उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो खरबपति बन जाए और हम जी उनको तालियां बजाएं। हम इसलिए तो आए नहीं हैं उनके साथ फॉलोवर्स, हम इसलिए आए हैं कि जो रिफॉर्म्स हमने एक्चुअली लेके आनी है, जिसकी वजह से आप देखें कि FATF अगर हम ब्लैक लिस्ट में जा रहे थे तो इन्हीं लोगों की वजह से हम जा रहे थे। अगर हमारी जो इंडस्ट्रीज तबाह हैं, जो हमारे इदारे तबाह हैं, इन्हीं लोगों की वजह से ना। लेकिन देखें वो जब तक हम लोग उसमें कामयाब नहीं होंगे, जब तक हमें ऊपर रिफॉर्म्स हम लेके नहीं आएंगे और अपर हाउस में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं होगी, हमारे पास पावर नहीं होगी, क्योंकि हमने इक़्तिदार में बैठ के फिर वापस चले जाने अगर हम प्रॉपर एक्चुअल रिफॉर्म्स ना ला सकें। जहाँ तक आपने बात की जी आज की बैलेटिंग, वो कल की बैलेटिंग की जो सेनेट में हुआ, उसमें टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो ये है कि हमेशा हमारी जो बैलेटिंग होती रही है वो ये था कि नाम के सामने ही मोहर लगता था, या खाली एक स्पेस था या फिर उसके ऊपर जो सिंबल होता था उसके ऊपर मोहर लगाया जाता था। ठीक है जी। सो उसी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हमारी ये वो है कि ये उधर ही लगना चाहिए था, सामने लगना चाहिए था, नाम के ऊपर पहले भी कभी मोहर नहीं लगे। लेकिन एनीवे द कोर्ट हैज़ टू डिसाइड इट। ठीक है जी। लेकिन देखें इन्होंने इदारों की बात की है। सबसे पहला इदारा किसी मुल्क के इदारा जो होता है वो एजुकेशन सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर में आज मैं एक टीचर से मैंने पूछा, मैंने कहा जी क्या तब्दीली लाए हैं खान साहब? उन्होंने कहा जी कि हमारे टीचर्स, हमारे कोलीग्स बाहर मुल्कों में नौकरियां करते थे, इधर स्कूल खाली पड़ा होता था। आप लोगों ने जो सिस्टम लेके आए 100% हमारी हाज़िरी वहाँ पे है। आपका हेल्थ सिस्टम जो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं वो आपके सामने है, कार्ड आपके पास भी है, मेरे पास भी और तारिक साहब के पास भी है। ठीक है जी। तो एजुकेशन सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट है आपकी। इस वक्त आज मैं पढ़ रहा था 10.9% जो है वो इंक्रीज़ हमारा अभी हुआ है लास्ट मंथ अमेरिका को जो हमने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है जी। कॉटन ये जो इंडस्ट्रीज़ है आपकी, ये आपको पता है कि रिफॉर्म ये ऊपर जा रही है। आपकी अभी जो मोबाइल इंडस्ट्री है, 3 मोबाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पे लग रही हैं ताकि आप एक्सपोर्ट कर सकें। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने इंपोर्ट्स की मद में करने थे, आपने उसको सेव करना है। सो देखिए ये वो रिफॉर्म्स हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं कि, और पढ़े लिखे ना भी हों तो अल्लाह ताला ने शऊर दिया हुआ है, हमें पता है कि अच्छे और बुरे की क्या तमीज़ है। हमें ये पता है कि जब किसी मुल्क में रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी, जब कौम ने टैक्स नहीं देना, जब हुक्मरानों ने चोरियां करनी है, जब मेरिट के ऊपर फैसले नहीं होंगे, तो फिर जाहिर है कि जी आपने क्या करना है, आपने या कर्जे लेके सब्सिडाइज करना है रेट्स को, चाहे वो टमाटर का हो। आपने बाहर से कर्जे लेके आवाम को यही धोखा देना है कि जी मैंने रेट्स नहीं बढ़ाए, जबकि तो आप उनको दलदल में बढ़ रहे हैं। ये हुकूमत भी ले रही कर्जे। देखें बताएं वो तो आपको भी पता है कि देखें हमेशा यही बात होती है कि कर्जे बेसिकली हम लेते क्यों हैं, दुनिया में लिए जाते हैं। ये जब इन्वेस्टमेंट आती है तो वो मुफ्त इन्वेस्टमेंट नहीं होती। देखिए ये जो आप इश्यूज बयान कर रहे हैं इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है खसूसी तौर पर ये सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के मुतलिक है, तो ये इस पे आएंगे इंशाल्लाह। तारिक साहब, ये जो जब ये इलेक्शन से पहले आपने देखा कि अपोजिशन ने काफ़ी जो है ना वो शोर किया कि उनके मेंबरान जो है ना उनको फ़ोन आ रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप जो है ना वोट अपनी उम्मीदवार की नहीं बल्कि जो हुकूमती उम्मीदवार है उनके हक में वोट करें।
फिर वो नून ग्रुप ने बाकायदा एक जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने एक एमएनए जिसको कॉल्स आई थी, उन्होंने बाकायदा वो बताई हैं कि किस किस टाइम पे जो है ना उनको कॉलें आई। तो ये जिस तरह मतलब हुकूमत ये जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है, तो आप समझते नहीं हैं कि इससे उनकी जो इखलाकी एक पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर हुई है? देखिए रिफत साहब, मसला यही है, सबसे बड़ा मसला यही है कि उनको जो मारूजी हकाइक हैं, जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़, उनका इदराक नहीं है। वो अपनी जो ना, जैसे वो शुतुरमुर्ग रेत में अपना सर छुपा देता है, ठीक है ना, और फिर वो समझता है कि कोई ख़तरा नहीं है। हमारी वही वाली पॉलिसी है। अब आप चले जाएं, बच्चे बच्चे को जो ना, मैं आपको दो हवाले ऐसे दे सकता हूँ। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा बुज़ुर्ग शहरी, बल्कि एक देहाती शहरी था वो, कि जिसके पास कोई सोशल मीडिया तक रसाई का वसीला नहीं था, जिसके पास रेडियो नहीं था, जिसके पास टीवी जो ना देखने के लिए टाइम नहीं था, दिन भर जो ना वो जाके अपने खेतों में काम करता था। महंगाई का तस्करा हुआ तो उस बंदे का अल्फाज क्या थे पता है आपको? उस बंदे के अल्फाज ये थे कि ये तो पपेट है, इमरान खान तो पपेट है, असल इख्तियार तो और लोगों के पास है। अब मुझे ये बता दें कि खेतों में काम करने वाला ये बंदा, जिसका सोशल मीडिया तक कोई रसाई नहीं है, ठीक है, उसके कानों में और उस तक ये बात किसने पहुंचाई है कि यहाँ पे इख्तियार, असल इख्तियार और इक़्तिदार, ये जो हमारे मसनदी इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग हैं, इनके पास नहीं है, किसी और के पास है। ठीक है, जब ये चीज़ होगी तो एक बात मैं आपको बताऊं, गुब्बारे में भी अगर आप हवा भरना चाहें तो वो गुब्बारा उसी वक्त तक फूल सकता है जो उसकी कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से जब हवा से ज़्यादा भरेगी तो वो फट जाएगा। लेकिन ठीक है, गिलानी साहब ने तो ये जो आखिरी दिनों में इलेक्शन से पहले वो तो ये कहता रहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गैर जानिबदार है। लेकिन अभी आपने जिस तरह इलेक्शन हुआ उसकी अगर हम थोड़ा सा तजिया करें डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के लिए, तो उसमें तो साफ नजर आता है कि कुछ हुआ है मतलब। देखिए रिफा साहब, मेरे ख्याल से ये इलेक्शन जो ना, ये खुद उनके सवाल का बड़ा मुअस्सर जवाब है। ठीक है ना, कि जो उन्होंने दावा किया था कि अब वो कुव्वतें कि जो मुदाखलत करती हैं अब वो मुदाखलत नहीं करेंगी बल्कि वो गैर जानिबदार रहेंगी। उसके बाद जो ना फिर आपने देखा है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, तो मेरे ख्याल से ये उनके सवाल का जवाब है कि अभी नहीं है। अभी जो ना हुनूस, वो जो फारसी में कहते हैं ना कि हुनूस दिली दूरस्त, कि अभी दिल्ली जो ना काफ़ी दूर है, अब तक उस तक जो ना जाने के लिए आपको जो ना बहुत ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और मैं आपको बताता हूँ एक और, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जब से इनके अंदर ये यकसुई का फुकदान हुआ और फिर दो आरा सामने आ गई, जैसे नवाज शरीफ का और मौलाना फजल रहमान का ये था कि आप फौरी तौर पे जो ना रिज़ाइन कर लें और इस सिस्टम से इससे आप बाहर निकालें। जी बिल्कुल, ठीक है। उस फैसले के रास्ते में जो ना सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी पीपल्स पार्टी। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में भी हमें जाना चाहिए और सेनेट के इलेक्शन में भी जाना चाहिए, कोई महाज हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आज इस वक्त ने साबित कर दिया कि उस वक्त मौलाना और फजल रहमान का जो मौक़िफ़ था वो सही था, और पीपल पार्टी का जो मौक़िफ़ था उसका खामियाजा अब उसको उस सूरत में देखना पड़ रहा है कि अक्सरियत के बावजूद भी सेनेट में उसका चेयरमैन नामजद नहीं कामयाब नहीं होता, और अक़लियत का जो चेयरमैन है नामजद उम्मीदवार वो कामयाब होकर सामने आ जाता है। नवाज खान जैसे वो तारिक साहब ने भी एक इशारा दिया, इल्ज़ामात बहुत लग रहे हैं। ये जो इलेक्शन हुआ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के, इसमें भी जो है ना ये हमने खुद देखा भी, हमने खुद तजिया भी किया। अगर आप वो इलेक्शन जो वोट लिए गए हैं अगर आप उसका तजिया करें तो साफ जो है ना पता चल जाता है, बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो ये काफ़ी मतलब लगता है कि जैसे आप समझते नहीं हैं कि दबाव ज़्यादा हो गया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुरान में फरमाया गया है कि इनमें निशानियाँ उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। हमें आगे जाना चाहिए, और अगर ये सिस्टम किसी को भी कबूल नहीं है तो इसको हमें सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, बजाय इसके कि हम इस पर टाइम ज़ाया करें कि जी हुआ क्या था। दूसरा जी, मैं माजरत के साथ और मैं अफसोस के साथ ही कहूँगा, जो आपने जिक्र किया फ़ोन थ्रेट्स की बात की जी, टेलीफोन कॉल्स, बिल्कुल, तो ये बयानिया किसका है जी? ये उन्हीं खातून का है जिन्होंने कहा था कि मेरे पाकिस्तान बाहर, क्या पाकिस्तान में भी कोई असासे नहीं और फिर असासे आए? क्या मैं कौम जो है वो इस किस्म के लोगों के ऊपर मौलाना साहब की बात करेंगे? ये उनका बयानिया है जिन्होंने खड़े होकर कौम को कहा था कि ये दोनों चोर हैं, एक से बढ़ के दूसरा बड़ा चोर है। फिर जरदारी साहब ने इनको चोर कहा, किसी ने कहा कि 40 चोर। देखें,
और यानी मैं आप आज कह रहे हैं कि जो देखें- एमपीए ने इल्जामात देखें- लगाए देखें- सेनेटर ने वो गलत थे? नहीं 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 देखिए, ये जो फोन कॉल्स की थ्रेट की बात हुई, ये वो बने इन लोगों का बयानिया है जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया और जिन्होंने एक दूसरे को झूठा, मुझे निकाले, आपको निकाले, नहीं, आप इनको वो निकाले। मरियम की बात कर रहे हैं या वो जो मैं मैं जिसका मरियम, प्रेस कॉन्फ्रेंस? अच्छा, देखिए मैं मरियम की भी बात तो कर वो रहा भी हूँ। तो आप लोगों की हुकूमत है यार। नहीं, ये तो नहीं, सर। अपोजिशन वाले अगर कोई इस तरह का इल्जाम लगाते नहीं, हैं नहीं, सर, इल्जाम की तो बात देखिए। उनके लिए तो अभी आप लोगों के लिए बहुत आसान है, आप सर, उसका सबूत निकाल सकते हैं। नहीं नहीं सर, आते हैं बयानी के ऊपर, ठीक है जी। वो नवाज शरीफ साहब की वो हमें जलसा याद है जिसमें उसने खड़े होकर बेनज़ीर भुट्टो बीबी के बारे में ये कहा था कि फिर उन्होंने मेरे ब्रेक का टाइम है तो नाजरीन, सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से हमारा ये खसूसी प्रोग्राम जो है जारी है। एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद जी। नवाज खान, आप कह रहे थे जी, तो अगर कौम ने इन्हीं लोगों का बयानिया के, जैसे मैंने बताया कि जी अभी मैं वीडियो आज ही देख रहा था मियाँ साहब की, कि जो बेनज़ीर भुट्टो के बारे में ये कह रहे हैं कि कौम से एक जलसे में खिताब करके कि उन्होंने कहा कि मैं गीदड़ हूँ, तो क्या मेरा चेहरा मैं गीदड़ की तरह नज़र आता हूँ? ये इन लोगों के आपस में वो थे। मुझे अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसे लीडर को फॉलो कर रहा हूँ कि जो वो बातें 23 साल हमें करते रहे कि जनाब ये सारे जो हैं ये एक ही है, ये दोनों ये सारे मिलके जो है इस मुल्क को लूट रहे हैं, आपके सामने ये लड़ रहे हैं लेकिन अंदर से ये एक है। वो अल्लाह ताला ने 11 की 11 पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया। उसके बाद फिर देखें आपने इलेक्शन देखा नौशहरा में लोगों का यही ख्याल था कि जी सारी पार्टियां इकट्ठे होकर कोई बहुत बड़ा मार्जिन देगी, बड़े नैरो मार्जिन से जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ। हालांकि तहरीक इंसाफ ने अपना वोट बैंक जो परसेंटेज था उसके लिहाज से मेंटेन भी किया, ठीक है। लेकिन अब हमने करना क्या है? हमें करना ये है, हमारे ऊपर चैलेंजेस हैं, खान साहब और तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि महंगाई है, आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जनाब कर्ज़े इस मुल्क के ऊपर चढ़े हुए हैं, 30,000 से ऊपर इन्होंने कर्ज़े चढ़ाए हुए हैं। हमें ये भी पता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए थी। PIE अगर हमारा डूब चुका है उसको हमने बाहर निकालने, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमारी रिफॉर्म्स चल रही हैं। तो इंशाल्लाह हमें ये कोशिश, हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला अब इस वक्त जिसकी भी हुकूमत है, अल्लाह ताला इस हुकूमत को कामयाब करे कि ये क्राइसिस से ये मुल्क बाहर निकल आए। तारिक साहब, ये जैसे इन्होंने भी जिक्र किया, खान साहब का जो ये करप्शन के खिलाफ बयानिया है, अगर हम वो तजादात देखें जो ये खासकर इस इलेक्शन के अंदर, अब आप देखें कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने 5 जो जनरल सीटों पे जो उम्मीदवार उन्होंने उतारे वो सारे बिलियनियर हैं। और ये ही खान साहब जो है इस चीज़ की कई मरतबा वो कह चुके हैं कि ये सारे जो है ना अमीर लोग हैं, अपने पैसे वाइड करते हैं, इनको हम टिकट नहीं देंगे। फिर वो बलूचिस्तान में जो अब्दुल कादिर साहब वाला किस्सा हुआ कि वो वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार, यानी आप भी बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर बात है कि सेनेट के अंदर तो जो भी बंदा जो है ना, अगर जनरल इलेक्शन में आप है कि आप आज़ाद उम्मीदवार जो है ना आके आप लोगों की हिमायत से आ सकते हैं, सेनेट में तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप आज़ाद उम्मीदवार कैसे बगैर पैसे के आएगा। देखिए रिफत साहब, इसमें जो ना, और वही बंदा फिर PTI में शामिल हुए। देखिए खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बातें जो ना बड़ी आइडियलिस्टिक करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली वही तमाम हरबे इस्तेमाल करता है जो इससे पहले हुकूमतें करती रही हैं। सबसे बड़ी बात, अभी नवाज साहब ने जो ना काफिले ताड़ा जो गुज़श्ता हुकूमतें थी, मुझे ये बता दे इनके खान साहब ने जो ना ये जो मौजूदा हुकूमत है, चौकीदारों, डाकुओं, जी, कातिलों, ठीक है ना, ये इनका मजमूआ है, ठीक है। इन कातिलों को आप निकालें, चौकीदारों को आप निकालें और डाकुओं को निकालें तो ये हुकूमत जो ना धड़ाम से गिर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही कैसे? सबसे पहले जो ना खान साहब गए थे MQM के ख़िलाफ़ और अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ वो लंदन चले गए थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा करने के लिए। बिल्कुल, ठीक है। आज उनकी हुकूमत जो ना उसी MQM पे कायम है। उसी शेख रशीद को TV के मुज़ाकरे में कह दिया था कि ऐसे शख्स को तो मैं चौकीदार भी जो ना उसको आज वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है, उस पर उनकी हुकूमत कायम है। चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में कहा था कि इससे बड़ा डाकू, इससे बड़ा चोर, और भाई आज तो वो चोर आपके सफ़ों में शामिल है।
ठीक है, आप उसका पहले एहतिसाब करें, उसको उल्टा लटका दें। देखें जो आपका हलीफ है ना, अब मेरा बेटा जो ना अगर पूरा काम करेगा तो सब सफाई का अमल तो मैं अपने घर से शुरू करूँगा, उसी चोर पे जो ना आपकी हुकूमत कायम है। फिर कल तक जो ना आप अपनी किताब उठा के देख लें जिसमें उन्होंने जर्नलों के खिलाफ बातें की, बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की। वो क्लिप्स 2013 तक जो ना वो करता रहा, सियासी जद्दोजहद करता रहा। उस दौरान आप उनकी देख लें, जो उसकी कामयाबी थी वो सिर्फ एक नशिस्त की सूरत में थी कि जो वो मियांवाली से खुद जीत के आए थे और फिर उस पर इस्तीफा दे के चले गए थे, ठीक है। लेकिन जब उनको गैबी कुव्वतों का कांधा मिल गया था तो फिर केपी में भी इक़्तिदार में आ गए थे, 2018 के इलेक्शन में भी इक़्तिदार में आ गए थे। अभी सेनेट में भी जो ना वो तसलसल अभी जारी है, कामयाबी मिल रही हैं। वो जो आपने अवाम के बलबूते पे आना था, जो आपने निज़ाम को ठीक करना था, जो आपने इस्लाहात के भीड़ा उठाया था, 2.5 साल में जो ना वो इस्लाहात क्यों ना हो सकी? 2.5 साल में आपका निज़ाम जो ना क्यों सही ट्रैक पे नहीं आ सका? 2.5 साल में जो ना 8 अरब रुपए रोज़ाना जो करप्शन होती थी वो तो अब नहीं हो रही ना, उसके समरात अवाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे? ठीक है, सही। अदरवाइज और जो करप्शन हो रही थी वो अब नहीं हो रही है, उसके समरात से अवाम क्यों महरूम है? देखें ये जो गुफ्तार के गाजी होते हैं ना जी, फिर वो अमली काम नहीं कर सकते। सही और खान साहब तो खुद कह रहे हैं कि जी यूटर्न लेना जो ना ये अजीम लीडरों की जो ना अजीम रहनुमाओं की निशानी है। हाँ, बिल्कुल और भाई पक्का मुसलमान जो ना, कुरान कहते हैं कौलन सदीदा, पक्की बात कर लिया करो। सही, वो बात कि जिससे जो ना फिर आप पीछे ना हटे, पक्की बात कर लिया करो। ये जो है ना सही बात की है इन्होंने। और ये खान साहब की सारी बातें जो है ना अफसोस से कहना पड़ता है कच्ची है। अच्छा ये बताएं ना, सवाल मेरा ये है कि ये जो अभी सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हुआ, उसमें जो संजरानी साहब आए और मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब आए, दोनों आप लोगों की जमात से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप लोगों का कोई, आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं था? देखें बात यह है कि जमहूरी मुल्कों में होता यही है कि आपको इत्तेहादी तो आपका हिस्सा होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे रिफॉर्म्स जो हैं वो एक किस्म के ये रिफॉर्म्स है कि आप रियासत की मशीनरी जो है, जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लें। ये पार्लियामेंट है भाई, देखें पार्लियामेंट्री अपर हाउस है, कोई मामूली इदारा नहीं है। रिफॉर्म्स जो है ना वो आपने बहैसियत कौम उनके जहनों में लेके आना है, ठीक है। देखिए इन्होंने शेख रशीद साहब की बात की, शेख रशीद साहब को छोड़ें जी, मैं भी किसी और पार्टी से आया हूँ, मेरी फैमिली भी थी और मैं बगावत करके फिर मैं आया, मैं भी सुबह का भूला हूँ, हम सारे सुबह के भूले हैं। कोई तरीके इंसाफ। आप किस पार्टी से आए थे? मेरी फैमिली एनपी से? नहीं, मेरी फैमिली शुरू में नेशनल पार्टी, फिर पीपल्स पार्टी, ठीक है जी, फिर मैंने बगावत की अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। सो हम सुबह के भूले सब हैं, हम कोई भी इमरान खान को शुरू में नहीं मानते थे। तो हिदायत अगर अल्लाह किसी को भी किसी भी टाइम दे दे तो शेख रशीद को फॉलो नहीं करे। शेख रशीद साहब और चौधरी साहब इस वक्त लीडरशिप इमरान खान साहब की है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए रिफॉर्म्स है, ये इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस कि आहिस्ता आहिस्ता। इमरान खान साहब, मैं आपको ये बता दूं, ये जितने इत्तेहादी बैठे हुए हैं उनका बस चले ना जी, और पाकिस्तान का सिस्टम अगर 2 साल में मतलब पूरा रिफॉर्म्स हो सकता हो, तो मैं आपको ईमान से बताऊं कि सिवाय अपने उन बंदों के जो डेड ऑनेस्ट लोग हैं, उनके अलावा अंदर कोई बैठे ही ना। ये सुबह जो है ना, ये तो आप लोगों का मॉडल है ना, 7 साल से आप लोग, 8 साल से, बल्कि अब तो 8वां साल पूरा हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है बताएं जरा, कोई बड़ी बात बताएं। देखिए मुझे आज ये सवाल, एक वो बीआरटी आपने बनाई है, वो भी जो है ना कैसे अगर आपको एजुकेशन रिफॉर्म्स नहीं नजर आ रहे, वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आप ये नहीं मानते कि स्कूल जो थे वो गोस्ट स्कूल थे, उसमें उस्ताद नहीं थे, तो अफसोस की बात होगी। अगर आप ये कहते हैं कि जी जब हमने टेक ओवर किया तो कितने डॉक्टर्स थे सूबे में, हॉस्पिटल्स खाली पड़े हुए थे, और कितने अभी हुए हैं, फिर भी अफसोस की बात होगी। अगर आप हेल्थ जो कार्ड है इसको, ये देखें दुनिया में गुर्बत का सबसे बड़ा किसी रियासत में जो होता है ना जी, रीढ़ की हड्डी, जो कि आपकी लोगों की इकनॉमिक जो है उसको डिस्टर्ब करती है, वो है हेल्थ एक्सपेंसेस। हेल्थ एक्सपेंसेस अगर 10 लाख रुपए किसी के भी कवर हो रहे हैं, तो अगर आप उसको ये कहें कि जनाब आपका 10 लाख रुपए का आप इंश्योर्ड है पूरे साल के लिए आपकी फैमिली, तो आप अगर उस तरफ देखें तो उनकी बहुत बड़ी बचत है। लेकिन देखें बात सिर्फ ये है कि हमारा टारगेट ये नहीं है कि जी ऊपर हमारा टारगेट ये है कि हमने रिफॉर्म्स लेके आने। अगर हमारे संजरानी साहब बैठे हुए हैं, अफरीदी साहब बैठे हुए हैं, और लेट्स सपोज 3 साल तो आप लोगों की चले गए, अब इसके बाद क्या रिफॉर्म लाएंगे? ये तो 2-2.5 साल एक हुकूमत जो है वो रिफॉर्म्स लाती है, उसके बाद फिर उसका फ्रूट खाती है सर 2-3 साल तक। आप लोग तो 3 साल तो आप लोगों से गुजर गए, अब इसके बाद क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट है,
लेकिन अगर आप ये देखें कि हम 0 पे खड़े थे और हम 20% पे गए, हम 80% पे क्यों नहीं गए? तो देखिए, मैं हमेशा एर्दोगान की मिसाल देता हूँ, टर्की की मिसाल देता हूँ कि बावजूद इसके कि वो कितनी डेवलप कंट्री थी, लेकिन एर्दोगान टुक 11 ईयर्स कि 11 साल में उनके रिफॉर्म्स का जो है फल लोगों को मिला। सो इट्स नॉट लाइक कि जी आपने 2.5 साल के अंदर इमरान खान साहब को कहना है कि जी पीआईए जो है इतने 100 अरब रुपए की जो है वो कर्जदार हो चुकी है, आप कहाँ से लेके आएंगे? आपने सबसे पहले आपका रेवेन्यू जनरेशन, टैक्स कलेक्शन जो है वो आपके कर्जों में और आपके सूद में चला जाता है। तो ये कोई अलादीन का चिराग तो उनके पास है नहीं। देखिए, मैं तो आई ये एम तो नॉट, खान देखिए साहब यही बातें करते थे देखिए ना कि जैसे उनके पास अलादीन का चिराग रिफत हो। साहब, मैं आपको वो ये तो कहता था कि 6 रिफत महीने साहब, में सारी करप्शन खत्म देखिए कर दूंगा। रिफत साहब, मैं आपको बताता हूँ, मेरा उठना बैठना जो है ना बड़े पढ़े लिखे और बड़े अच्छे लोगों में है सोसाइटी में। मैं टेलीविजन के ऊपर ऐसे ही ब्लाइंडली आंखें बंद करके खान साहब की हर बात को या पार्टी की हर बात को डिफेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना मैं कभी करूँगा। लेकिन मैं खुद भी, हम सोचते हैं जब बैठते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अभी भी हमारा सफ़र कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक ये इलेक्टोरल सिस्टम, जब तक इस मुल्क का सिस्टम हम ठीक नहीं करेंगे। देखिए, आपने पैसों वालों की बात की। देखिए, अगर हमारे उस दिन भी एक टॉक शो में हमें बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें जिक्र किया, और मैं फिर कर दूं कि जी फैसल सलीम क्यों आए, जी ज़ीशान खानज़ादा साहब क्यों आए, ठीक है जी लियाकत तरक्की साहब। तो मैंने कहा जी देखें, किसी जमहूरी मुल्क में या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया अपने मुल्क के अंदर और उसने इन्वेस्टमेंट करके उसने जॉब क्रिएशन की है, उसने इस मुल्क में वो की है, तो ये कोई पाबंदी नहीं है। मैंने मेहनत नहीं की, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मैंने जी मेहनत ही नहीं की दुनिया में कि मैं ऊपर जाऊँ। एक शख्स ने, देखिए मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड मैं ख़त्म कर दूँ। अगर एक शख्स इस तरह से पैसे वाला, वो बंदा नहीं आना चाहिए जो कि मुल्क के ख़जाने और मुल्क कौमी ख़जाने को लूट के ऊपर आके लोगों को ख़रीदो फरोख्त करे, क्योंकि उसने आना है और उसने आके उसके मकासद कोई और है। जिसने इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, अपना पैसा बचाए कि यहाँ से मुल्क को लूट के बाहर लेके जाएं, इन लोगों की कदर करें। दे आर रिस्पेक्टेबल पीपल। आपको बताऊं, इन्हीं पांचों में जो है ना, वो जो आपने नाम लिए, इसमें लियाकत तरक्की साहब भी है। बिल्कुल। उसकी ऑफशोर कंपनियां हैं, आप लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए मैं फिर वही बात बताऊँगा कि ऑफशोर कंपनी या आपकी इन्वेस्टमेंट, आप जाएं बाहर दुनिया में जाके आप इसी डिक्लेयर ऑफशोर करें कंपनियों के पानामा का स्कैंडल आया। अब आप तारिक साहब को थोड़ा सा नहीं, मौका नहीं, देते हैं। वो नवाज साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि आप बाहर जाके इन्वेस्ट करें। जी नहीं, देखिए, आप बाहर भी जाके इन्वेस्ट करें, अपने मुल्क में भी इन्वेस्ट करें। मकसद क्या है? कौम का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? कोई कैद गन नहीं है किसी दुनिया के कानून में कि जी तो अगर मैं अगर प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का वो इकामा लेके बैठा हो, वो किस लिए इकामा लेके बैठा हुआ है जी, आपको पता है? अगर डिफेंस मिनिस्टर आपका इकामा लेके बैठा हुआ है जी, उस लोग कहते हैं जी इकामा, आपको पता है, हमें पता है कि जी इकामे का मकसद क्या है। सो बात यह है कि अगर आप बाहर भी इन्वेस्ट करके पैसा मुल्क लेके आ रहे हैं, आज आपको पता है कि जी 2.6 अगर मुझे गलती नहीं हो रही बिलियन डॉलर्स आपके सिर्फ इस पिछले महीने में आपके बाहर से पैसे लोगों ने भेजे। सो ये पॉजिटिव चीज़ है। आप बाहर जो बैरून मुल्क आपके पाकिस्तानी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि जी आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन इस वक्त नहीं है। तारिक साहब, इन्होंने जो बात की कि यहाँ इस सूबे में कितना काम हुआ, ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन आप इसका मुख्तसर से जवाब दे दें, फिर मैं एक अगले सवाल की तरफ आऊँगा आपकी तरफ। देखें, ये जो कह रहे हैं ना, सबसे पहले ये हेल्थ कार्ड का ग्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बता दें कि हेल्थ कार्ड में क्या ओपीडी कवर है? नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, आप पूरे अस्पताल में जाके एक सर्वे कर लें, सबसे ज़्यादा जो आपका रश होता है, बर्डन होता है, वो ओपीडीज़ पे होता है। इसमें आपकी बड़ी बीमारियां शामिल हैं। अब बड़ी बीमारियों में जो ना, मुझे अपने 2013 से जो ना मैं समय के साथ वाबस्ता हूँ, और 2013 से लेकर आज तक 2021 तक मुझे अपने ऑफिस से मुझे मेडिकल इंश्योरेंस है मेरी, ठीक है ना, कार्ड मुझे मिले हुए। अल्लाह का करम है कि आज तक जो ना ऐसी नौबत ही नहीं कि मैं उस कार्ड को इस्तेमाल करूँ। अब मुझे ये बता दें, एक मिनट, इस सूबे में कितने ऐसे लोग होंगे कि जिनके ये 10 लाख रुपए सालाना तौर पे ज़ाया होकर चले जाएंगे इंश्योरेंस कंपनियों के खाते में, और उससे वो इस्तेफादा नहीं कर पाएंगे। एक दूसरी बात जो इन्होंने की कि जी हमने आपकी चोरों की हुकूमत में आपकी जो इक्तिसादी शरह नमू थी वो बड़ी ठीक ठाक जा रही थी। आपकी मईशत जो ना एशिया में 5वें नंबर पर थी। अभी आप ज़रा अपनी इक्तिसादी शरह नमू देख लें कि उसकी शरह क्या है, वो कहाँ पर अटकी हुई है। इतने इस्लाहात के बावजूद भी अगर उनके सम्राट आवाम के सामने नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर बयानात में, ऐलानात में, दावों में और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तजाद है।
देखिए, अगर इस्लाहात किसी जगह पे होती हैं तो इसका बरह रास्त फिर असर पड़ता है आवाम पे। आवाम पहले से ज़्यादा चोरों की हुकूमत में जो उनको रिलीफ मिला था, लेकिन पाक दामन और साफ़ लोग जिनके दामन पे कोई चींट नहीं है, करप्शन की कोई दाग नहीं है, उनकी हुकूमत में आवाम बिलबिला रहे हैं। अच्छा तारिक साहब, अब थोड़ा सा दोबारा जो है ना इसकी तरफ आएंगे, अपने हमारा जो टॉपिक है इस इलेक्शन में जो सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हुआ, उसमें जो है ना एक जो पीडीएम में शामिल जमात है अवामी नेशनल पार्टी, उसके ऊपर एक शक सा जो है ना वो लोग कर रहे हैं कि शायद उन्होंने जो है ना ये पीडीएम का साथ नहीं दिया। आपकी क्या इतलात है? देखें, शुकूक तो हर हो सकती है, उसमें तो कोई शक नहीं है। अभी भी जो ना 7 लोग किस जुमात के गए, नून लीग पर भी शक हो रहा है, बाकी जो जुमातों पर भी शक हो रहा है। बात शक की नहीं होती, बात सबूत की होती है। जब आपके पास ऐसी शवाहिद हों कि जिनके बिना पर आप कह सकें कि जी इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, ये लोग बिक गए थे। सीक्रेट बैलेट में सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो यही होता है, ठीक है ना। वो हम पश्तो में जो एक मुहावरा है हमारा कि छुपा हुआ चोर बादशाह होता है, ठीक है ना। पटगल बादशाही। तो अब उसमें जो ना, अब इसमें जो ना आप कैसे तयन करेंगे कि इस बंदे ने जो ना वोट नहीं दिया था पार्टी को, या इस बंदे ने जो ना पीडीएम के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था, या इससे पहले जो ना जो इलेक्शन हुआ था कि उसमें हुकूमत के कितने लोगों ने जो ना 16 लोगों के नाम तो तादाद तो आ गई थी ना, नाम कहाँ पे है? तो क्या पीडीएम को इनकी तहकीकात करनी चाहिए, इन लोगों को मालूम करना चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अब इस वक्त देखें एक चीज़ जो ना, ये हुकूमत, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस हुकूमत की अब बनती है कि इन तमाम जितने भी ये जो चीज़ें हो चुकी हैं सेनेट के इलेक्शन में इससे पहले, मेरे ख्याल से अगर ये हुकूमत चाहती है तो फिर इमरान खान को, जो इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म भी है और कायदे ईवान भी है, उसको अपने लहजे लहजे में और उसको अपने तर्ज अमल में जो ना तब्दीली लानी होगी। ठीक है, 1 मिनट में आपकी ज़रा बात मुकम्मल कर लूँ। अब उनको जो ना सही मानों में खुलूसी नीयत से, खुलूसी दिल से, ठीक है, चोर चोर का बयान छोड़ के तमाम जो ना सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पे जमा करके उनको माशी इस्लाहात भी करनी चाहिए, उनको इंतखाबी इस्लाहात भी करनी चाहिए, ठीक है, उनको पार्लिमानी में जो उनको जहाँ जहाँ पे उनको खामियाँ नज़र आ रही है ये भी करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से एक ऐसे रवादारी और तहम्मुल और बर्दाश्त उसके माहौल को बनाना चाहिए ताकि उसके बाद आने वाली नस्लें जो ना कम से कम ये नहीं कह सकें कि जी हमारे बड़ों ने कोई काम नहीं किया था जी। अब खाली ज़ुबानी कलामी बात करने से, रेफरेंस भेजने से और टीवी पे आके ये कहने से कि जी हम तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, और भाई जिस चीज़ की आप मुखालफत कर रहे थे उसी चीज़ को आप इस्तेमाल करके आप अक़लियत के उम्मीदवार को आपने जो नामज़द करा दिया, अब जितवा दिया उसमें सेनेट में। तो भाई आप अगर आप वाकई जो ना दिल से ये बात करना चाहते हैं तो फिर यह होगा कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को आप एक प्लेटफॉर्म पे ले आएँ। फिर आप उन क़ुव्वतों को भी कि जो हमारे सियासी मामलात पर, जो हमारे इंतखाबी मामलात पर, जो हमारी पार्लिमानी मामलात पर असरअंदाज होते हैं, उनको भी साथ बिठा लें और फिर आप एक मुकम्मल एक जामे पैकेज, ठीक है ना, आप मिसाल की मईशत के नाम पे करना चाहते हैं, आप जो ना पार्लिमानी रिवायत के नाम पे करना चाहते हैं, आप इस्लाहात इंतखाबी इस्लाहात के नाम पे करना चाहते हैं, उनको बिठा दें और आप कह दें कि जी अब ये कंचेथानी हमने छोड़नी है। बिल्कुल, बस ये चोर चोर का बयानिया जितना होना था वो हो गया। भाई अगर इतनी चोर चोर का आपका बयानिया था तो आप नवाज शरीफ को जो ना फिर उसी चोरी की इल्ज़ामात के तहत वो कर देते ना, सजा दिलवा देते, फिर आपको हकामी की जरूरत क्यों पड़ती? बड़े सवालात है, आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ा अच्छा मशवरा दिया। नवाज खान, ये मार्च का महीना है और तकरीबन 2 हफ्ते तो मार्च के अभी पूरे हो जाएंगे, तो ये इसी महीने में पीडीएम जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उनका एक लॉन्ग मार्च भी है इस्लामाबाद की तरफ, फिर वो धरना भी देंगे। तो ये जो इलेक्शन आप लोगों ने सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जीता है, गिलानी साहब से जैसे एक दबाव आया था आप लोगों के ऊपर एक इखलाकी से जो है ना, फिर वो खान साहब ने उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। तो इससे जो मार्च है अपोजिशन का, आप समझते हैं कि उनमें जो वाइटलिटी होगी या उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए जी, एक जमहूरी हक है उनका, एक तो खैर वो अपना हक बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और गवर्नमेंट हमेशा जो है उनको उस बात के ऊपर तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें पिछले 1 साल से देख ली हैं, पूरी कौम ने देख ली, और उनका आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्ट्रेंथ कम होते होते आपको पता है कि वो कितने हज़ारों तक स्ट्रेंथ रह गई है। एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए काफी है, देखिए एक चीज़ उनके पास है स्ट्रेंथ, एक चीज़ याद स्ट्रीट पावर तो है, इससे तो इनकार मुमकिन नहीं। मैं आज आपको एक प्रेडिक्शन बता दूं, 2023 में ही इलेक्शन होंगे, दावे न करें। देखिए इलेक्शन 2023 में ही होंगे, ठीक है।
इन्होंने वो अपनी तो ठीक देखें, है, आपकी दूसरी बात ठीक चीज़, है, ये तो मैं भी इनकी- इत्तेफाक करता हूँ। मैं तारिक भाई की एक बात से बिल्कुल हमें कोई मतलब इत्तेफाक है, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जो XYZ जितने भी रिफॉर्म्स हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए चैलेंज है और उनको ये करनी चाहिए क्योंकि कौम ने वोट इसीलिए दिया है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ इन्होंने एक बात की, इंश्योरेंस कंपनी जो हेल्थ कार्ड के ऊपर कि जी पैसा ज़ाया होता है, पैसा ज़ाया नहीं होता, ये एक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है कि पैसा आता है और ये कौमी पैसा वापस जाता है और फिर सर्कुलेट करता है। सो इससे पैसा कभी ज़ाया नहीं होता। जहाँ तक इन्होंने बर्दाश्त की बात की जी, और बर्दाश्त हम नहीं कर सकते एज़ जहाँ तक इस मुल्क रियासत के ख़जाने की और इनके इदारों को तबाह करने की और अकाउंटेबिलिटी की बात है, वहाँ पे कोई बर्दाश्त और कोई टेबल टॉक नहीं होगा। हमने इनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। अगर NRO देना है वो NRO हम नहीं दे सकते। बर्दाश्त देखिए, हमारा कोई ज़ाती कोई उनके साथ कोई वो नहीं है। खान आखिर साहब का 2-3 हमारा, मिनट है मेरे ठीक पास, मैं तारिक के चोर साहब का के बयान, पास आऊंगा। मैं एक सेकंड, 2-3 चोर का बयानिया हम नहीं छोड़ेंगे। चोर ये हैं, इन्होंने चोरी की है, इन्होंने मुल्क को लूटा है। इस बयानिए से भी मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम चोर इनको कहते रहेंगे क्योंकि ये कन्विक्टेड हैं। नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट हो चुके हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनकी बेटी जो है वो झूठ बोल चुकी है। देखिए, मोहम्मद वसल्लम के पास अगर एक साहब तशरीफ़ लाते हैं कि जी मैंने वो करना है, तो उन्होंने एक झूठ से रोका। झूठ इतनी बड़ी चीज़ है। यहाँ पे एक झूठी औरत जिसने झूठ बोला कि मेरे कोई वो नहीं है कौम के सामने अपने बयानी में, और वो कहती है कि जनाब मेरे कोई असासे नहीं है। फिर अगर ऐसे ही हमने लीडर्स चुनने हैं तो फिर हम न 3 में न 13 हैं। ना तो हम दीन को जानते हैं, न जमहूरियत को जानते हैं। जमहूरियत में भी इसकी इजाज़त नहीं है कि एक शख्स ये काम करेगा। तारिक साहब, मैंने आपकी तरफ आना था लेकिन मैं मादरत चाहता हूँ, टाइम मेरे पास कम है। नाजरीन, आज आप लोगों ने देखा कि हमने डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के सेनेट के इंतखाब पे तफसील से गुफ्तगू की। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।